हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे अप्रैल 2024 का थर्ड एंड फोर्थ वीक। सो तीसरा प्लस फोर्थ वीक कंप्लीट हम फिनिश कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 6 to 7 डेज में हम ये फिनिश कर देंगे, फिर हम मई शुरू करेंगे। तो ये नेशनल का पार्ट 1 है और कल इसका पार्ट 2 आएगा। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट नोटिफाइज अमेंडमेंट रूल्स। तो हमारी भारतीय सरकार ने कुछ एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है ना स्पेस सेक्टर के अंदर, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंज किए हैं कि कितना कितना एफडीआई लिमिट अलाउ है। बेसिकली दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जिसमें कि आपको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की कोई भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती, और एक होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद आपकी वो एफडीआई जो लिमिट है उसको मंजूरी दी जाती है। तो ये जो हमारे एफडीआई रूल्स के चेंज है, पहले तो इसका नाम याद रखो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019। और कब से ये इफेक्ट होगा? 16 अप्रैल 2024 से, इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो ये चीज याद रखो कि कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसने अमेंडमेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है, यानी कि एक तरह से लोगों को बताया है कि हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2019 के अंदर। ये नाम इसका याद रखना, ध्यान रखना बेसिकली, जिसके अंदर एफडीआई की नई लिमिट्स बताई गई है। किस चीज में? सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर। और ये जो नए रूल है ये जाने जाएंगे एज एन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स थर्ड अमेंडमेंट रूल्स। कौन से अमेंडमेंट रूल्स? थर्ड अमेंडमेंट, ये याद रखो, थर्ड है ये। और ये इफेक्ट होंगे 16 अप्रैल 2024 से। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है जितना मैंने आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब ये देखो, यहाँ पर जो हमारी यूनियन कैबिनेट है वो हमेशा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो लीड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला है कि जो एफडीआई पॉलिसी है स्पेस सेक्टर के लिए, ठीक है, किसके लिए? स्पेस सेक्टर के लिए, उसमें 100% की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली विदेशों से कंपनियां या वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों से आप डायरेक्टली हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्पेस सेक्टर में वो 100% अलाउड है, ये याद रखना। किसमें? स्पेस सेक्टर में। एग्जाम में पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट सब सेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ पर ये जो स्पेस सेक्टर है इसके अंदर ही सैटेलाइट सब सेक्टर, मतलब 3 कैटेगरी है इसके अंदर। तो ये भी याद रखो कि सैटेलाइट सब सेक्टर्स के अंदर 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? जिसमें अलग अलग डिफरेंट, मतलब एफडीआई की लिमिट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ये आपको नाम याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, जहां पर बात है कि कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। जिसमें किसमें? ऑटोमेटिक रूट, यानी कि इसमें आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखो। फिर दूसरा आता है सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, ये अलग है। इसके अंदर 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और बाकी के 26% के लिए आपको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये याद रखो। 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते हैं, बाकी 26%, या फिर अगर आपको 74% से ऊपर एफडीआई करना है किस चीज में? सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। फिर थर्ड कैटेगरी है लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स। इस चीज के अंदर ये जो आपकी लॉन्चिंग वगैरह होती है ना, इसके लिए है। तो इसमें 49% तक की एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई की कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती। और 49% से ऊपर की अगर एफडीआई करनी है तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की अप्रूवल की आवश्यकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान से
दोबारा देख लेना और रिवाइज कर लेना पीपीटी से और नोट्स की पीडीएफ से, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब यहाँ पर ये चीज समझो, ये जो पॉलिसी रिफॉर्म है ना कि कितना कितना एफडीआई करना है किस किस सेक्टर में, जो 3 कैटेगरी थी वो किसने बनाए हैं, वो बेसिकली कोलैबोरेशन है कुछ का। कौन कौन है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये याद रखो एग्जाम में पूछ लेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्लस इन स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्लस इन स्पेस प्लस एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्लस इसरो, तो टोटल 4 का कोलैबोरेशन है जिन्होंने ये पूरी एक पॉलिसी रिफॉर्म बनाई है कि कितना कितना एफडीआई आएगा, क्या आएगा एफडीआई अलग अलग सेक्टर में। और ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? जो कि हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी चीज की गवर्नमेंट अप्रूवल की या फिर आरबीआई अप्रूवल की, एफडीआई में ऑटोमेटिक रूट को ये कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा इन डेप्थ नहीं घुसना है इसके अंदर, जितना बेसिक है उतना जानो। अब FIFP यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अब देखो भाई, कोई भी एफडीआई के बारे में बात होगी कि अब एफडीआई जब आप किसी भी सेक्टर में करते हो, स्पेशली अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर की या फिर किसी भी सेक्टर की, तो उसमें अप्रूवल एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है ऑनलाइन, वो कहाँ होता है? वो होता है यहाँ पर। ये जो है ना हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIFP, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से पोर्टल के थ्रू एफडीआई की अप्रूवल और रिजेक्शन करी जाती है। और ये करता कौन है? DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, मैंने कई बार बताई भी लेक्चर के अंदर। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, प्रमोशन मतलब एक तरह से एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोची, ऐसा इसको याद कर लो, मोची। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे मिनिस्टर कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT, जिसको हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं ना, वो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है किस चीज का? 125 नंबर याद रखना, 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। ये बेसिकली क्या होता है? एडवांस में टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि पहले से ही किए जाते हैं, ताकि हमारे जो टैक्स पेयर्स है उनको इशू ना हो आगे जाके फ्यूचर में। और ये 2023 से 24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए है, जब इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है किसका? 125 APAs का। APAs क्या है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। और ये कौन करता है? CBDT, ठीक है, CBDT करता है, ये ध्यान रखो। अब चलते हैं न्यूज पर डायरेक्ट। तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें इन्होंने साइन करवाए हैं यानी कि साइन किए हैं 125 APAs यानी कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। और ये किसके साथ किए जाते हैं? टैक्स पेयर्स के साथ किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। पूछ सकता है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किस सेक्टर में होते हैं या फिर किसके साथ किए जाते हैं? तो टैक्स पेयर्स के साथ किए जाते हैं और ये CBDT करता है। अब ये जो 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, इसमें 86 जो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वो यूनिलेटरल है यानी कि अकेले के हैं, इंडिविजुअल के हैं। और जो 39 है इसमें से 125 में से वो बाइलेटरल है यानी कि दो किसी ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर के साथ मिलके किए गए हैं। तो याद रखो 86 यूनिलेटरल है और 39 बाइलेटरल है, और टोटल कितने हैं? 125, राइट। अब यहाँ पर देखो 2023 में ना एक 95 APAs थे, यानी कि कितने का इजाफा हुआ है? 30 इंक्रीज हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कितने इंक्रीज हुए? 30 का इंक्रीज हुआ है। और अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग इसके पास ही है, 31% है, ठीक है। सो 31% का इजाफा हुआ है, जो कि नंबर्स में है 30 ज्यादा, तो 95 से इंक्रीज होके ये 125 आ गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये आपको याद रखना है दोनों डेटा को। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो हमारे APAs थे, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, जो कि टैक्स पेयर्स के थे, वो हाईएस्ट नंबर पे आ चुके हैं 2024 के। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन से ईयर के APAs यानी कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स बाय CBDT जो कि टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं, हाईएस्ट किस पे है, तो 2024 में है।
125। अब ये जो टोटल एपीएज है अब तक वो कितने हो चुके हैं, 641, ये भी डेटा याद रखो, जिसमें 506 हमारे अकेले के हैं यूनिलेटरल है और 135 बाइलेटरल है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इन सारे इंफॉर्मेशन को याद रखना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, एग्जाम में पूछ लेगा तो फंस जाओगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अब कौन कौन से ऐसे हाईएस्ट कंट्रियां है हमारे ट्रीटी पार्टनर के आप कह सकते हो, जहां पर बाइलेटरल, ये याद रखो बाइलेटरल, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, अब इंडिया किसी कंट्री के साथ जब एग्रीमेंट करेगा तो उसको बाइलेटरल ही बोलेंगे, बाई मतलब दोनों होता है। तो वो कौन कौन से हैं, अब आपको कंट्री के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा रीड कर लो, लेकिन इतना याद रखो कि टोटल 7 कंट्रीज है। कितनी कंट्री है, 7 कंट्री है, जिसके साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइलेटरल एपीएज हुए हैं, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जापान, कनाडा, सिंगापुर और एक कौन सा था, डेनमार्क। तो बस इसको ध्यान रख लो, इतना काफी है, लेकिन कंट्री कितनी है वो याद रखना। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कब शुरू हुए थे, तो ये अगस्त 2012 में शुरू हुए थे, ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली डबल टैक्सेशन को रोकता है कि भाई किसी टैक्स पेयर से डबल टैक्स ना वसूला जाए, और साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि बाहर से जो कंपनी या फिर जो इंडिविजुअल वगैरह होते हैं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए भी काफी इफेक्टिव रहता है। और जो एपीएज है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, इसको कौन रेगुलेट करता है या फिर एडमिनिस्टर करता है, तो वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको पता है, और नहीं पता तो जाके गूगल पे चेक करो और इसको नोट्स में लिख लो। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स जो है वो टैक्स पेयर्स टू डिटरमाइन, अब देखो अब इसका फायदा क्या है, अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स का फायदा क्या है, क्योंकि किसी भी चीज जो भी इंप्लीमेंट की जाती है उसका एक प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। तो इसका हम प्रोस देख लेते हैं क्या है। तो बेसिकली टोटल देखा जाए ना तो 9 साल की, टोटल 9 साल की, 9 ईयर्स की एक सर्टेनिटी होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है टैक्स पेयर को। अब इन 9 साल में जो 5 साल होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं, एडवांस फॉर अप टू 5 फ्यूचर ईयर्स, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो एक फेयर प्राइस अपना डिसाइड कर सकता है सीबीडीटी के साथ कि इन 5 सालों में मैं इतना इतना टैक्स आपको दूंगा, और ये फ्यूचर की बात, मतलब फ्यूचर के 5 साल तक की वो डिसाइड कर सकता है। और साथ ही साथ वो जो पास्ट के 4 साल थे, यानी कि ऑप्शन टू रोल बैक, और लास्ट के जो 4 साल में उसने जो प्राइस डिसाइड किया था उस पे वो स्टिक कर सकते हैं। तो ये फॉर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, तो टोटल आपके 9 ईयर्स के हो चुका है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि टोटल जो सर्टेनिटी है एपीएस की कितने साल की है, तो 9 ईयर्स करना। अगर वो पूछता है कि फ्यूचर के कितने हैं एडवांस, वो 5 ईयर्स की है, और प्रीसीडिंग पूछता है पास्ट की तो 4 ईयर्स की है। ठीक है, तो 5 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, और टोटल इसका 9 ईयर हो गया, ये याद रखना। अब देखो आगे चलते हैं, तो एपीएस बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, ठीक है, जिसमें कि या तो जो टैक्स पेयर होता है और जो टैक्स अथॉरिटी होती है उस कंट्री की, जैसे कि मैं हूं, शिव हूं, ठीक है, तो शिव भैया किसको टैक्स पे करेंगे, इंडिया का जो हमारी गवर्नमेंट है, जो टैक्स अथॉरिटी है उसको टैक्स पे करेंगे। और बायलेटरल जो है उसमें शिव भैया और आप साथ में आके जो टैक्स अथॉरिटी है उसको टैक्स पे करेंगे। और मल्टीलेटरल में कई सारे लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, वो सब होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, याद कर लेना, यूनिलेटरल, बायलेटरल और मल्टीलेटरल 3 कैटेगरी होती है एपीएस की। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूज की। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है, कहां पर है, ये चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है, चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और ये क्या करती है, ये बेसिकली जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग प्रोवाइड करती है, किसको, किसी भी प्रोडक्ट को जो भी किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर एक कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने अभी 13 नए प्रोडक्ट्स को, कितने, 13 जो कि यूपी के हैं, तो उत्तर प्रदेश के 13 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं अब जाके डिटेल में। तो जीआई टैग जो कि हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देता है, उन्होंने 13 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया है, किसमें, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और आपको जान के खुशी होगी जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, कि अब यूपी के सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीआई टैग हो चुके हैं, जो कि टोटल 75 है। नंबर याद रखना, टोटल 75 पे यूपी के जीआई टैग्स आ चुके हैं, कितने, 75 याद रखो।
तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग है पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के। तो फर्स्ट रैंक पे हमारा यूपी आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे यूपी आ चुका है। सेकंड पे तमिलनाडु है 58 जीआई टैग्स के साथ, कितने 58। तो यूपी 75, तमिलनाडु 58 और असम 19, असम 19 के साथ है। तो यूपी, तमिलनाडु, असम एंड देन आपका आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये आपको पांचों याद रखने हैं। पूछ सकता है कि कौन सा टॉप 5 में नहीं है या फिर कौन सा टॉप 4 में नहीं है, तो इनके नाम याद रखो अच्छे से। अब किस किस को जीआई टैग मिला है, तो देखो बनारस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सा। एक तो तिरंगा बर्फी, आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे ना, ये ऑरेंज, मतलब जो हमारे फ्लैग का डिजाइन होता है उस डिजाइन से इंस्पायर्ड है, तो तिरंगा बर्फी है। लाल पेड़ा जो कि बनारस का है, और तिरंगा बर्फी भी हमारे बनारस की है। शहनाई भी बनारस से है, तबला भी बनारस से है। और जो हमारी ये मुरल पेंटिंग है, बेसिकली दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, काफी देखा होगा अगर आपने न्यूज वगैरह में या फिर वीडियोस में। तो मुरल पेंटिंग अगर पूछे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी हमारी बनारस की है जो कि यूपी से बिलोंग करती है। और लाल भरवा मिर्ची जिसका अचार भी बनता है, काफी सब्जियां भी लोग बनाते हैं, आपको देख के शायद भूख भी लग आई होगी। तो ये जो लाल भरवा मिर्ची है ये भी हमारी यूपी से बिलोंग करती है, बनारस से। और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, यानी कि जो मेटल से हमारे अलग अलग क्राफ्ट बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह और अलग अलग यूटेंसिल्स, तो वो भी हमारी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इन सबको याद कर लेना। साथ ही साथ में कुछ और भी जीआई टैग है जो कि दिए गए हैं यूपी से ही। बरेली का एक फर्नीचर है प्लस एक जरदोरी क्राफ्ट है। तो नीचे देख रहे हो आप, ये फर्नीचर। तो अगर पूछे कि बरेली फर्नीचर ये, या फिर पूछ सकते हैं आपसे कि इन 13 जीआई टैग में से कौन सा टैग, कौन से 5 टैग ऐसे हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको ऑप्शन में 5 जीआई टैग दिए हैं, इनमें से कौन सा एक जीआई टैग यूपी से बिलोंग नहीं करता, आपको फिगर आउट करना है। तो इसलिए आप इन सबको ध्यान रखो, बहुत इजी है। इस फोटो को 5 बार, 8 बार, 10 बार देख लो, आपको आराम से याद हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे ही तो बरेली का फर्नीचर और जरदोजी क्राफ्ट, ये भी हमारी बरेली की है, यूपी से। और जौनपुर इमरती, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी फेवरेट है। तो जौनपुर इमरती जो कि यूपी है, यूपी की है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जौनपुर नाम याद रखना। और लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी जीआई टैग दिया है, पूरा नाम इसका देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और चिरई गांव करौंदा, करौंदे का अचार जो आपने खाया हो ना, बहुत खट्टा खट्टा सा होता है, तो वो है करौंदा। तो चिरई गांव करौंदा, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे 13 प्रोडक्ट्स में से यूपी के, जिनको 6 प्रोडक्ट्स जो कि सपोर्टेड बाय नाबार्ड है, जिनका जीआई टैग नाबार्ड की सहायता से किया गया है। और जीआई रजिस्ट्री जो है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो भी याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसमें भी डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर आती है। अब आते हैं हम अगली न्यूज पे। तो हमारे पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है 2550वां, 2550 भगवान महावीर, नाम याद रखना, भगवान महावीर, जिनको वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान, किस नाम से, वर्धमान, ये आगे न्यूज में आपको दिखाई देगा, जिनको वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी बेसिकली जयंती थी, जिसको जिन्हें महावीर जयंती कहा जाता है। और डेट याद रखो 21 अप्रैल। तो इसका एक इनोग्रेशन किया है। और इसमें न्यूज देखते क्या है, तो 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, कौन सा, निर्वाण महोत्सव इनोग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, कहां पर, भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, भारत मंडपम, और जो कि लास्ट ईयर ही बनाया गया था। और यहाँ पर G20 भी हुआ था हमारा। तो 21 अप्रैल को ये बनाया जाता है, कौन सा, भगवान महावीर जो हमारी जयंती होती है वो। और जो 21 अप्रैल है वो बेसिकली इनका बर्थ डेट है, तो ये भी याद रखो। और इसी ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने एक स्टैम्प रिलीज की है, और साथ में उन्होंने ये जो 2550वां महोत्सव है, इसको बोला है अहिंसा महोत्सव। अहिंसा, जैनिज्म में 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। जैनिज्म में 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनमें से एक प्रिंसिपल है अहिंसा। तो ये महोत्सव का नाम दिया गया है। तो एग्जाम में पूछ ले कि 2550वां महोत्सव को क्या नाम दिया गया है, पूरे ईयर को, तो अहिंसा महोत्सव, जिसको हम बोलते हैं ना, अहिंसा भी बोलते हैं कई लोग। तो बर्थ ऑफ महावीर
को हम बोलते हैं महावीर जयंती, जिनको हम जो हमारे भगवान महावीर हैं इनको हम वर्धमान भी बोलते हैं। और ये एक रॉयल फैमिली में जन्मे थे, जो कि 615 बीसी में था। और भगवान महावीर 24th तीर्थंकर थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और ईयर का नाम क्या है वो भी पूछ सकता है, अहिंसा महोत्सव। अब देखो यहाँ पर तो 5 प्रिंसिपल थे जिनिज्म के, इनको भी याद कर लो, आपके काम ही आएंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। अहिंसा, सत्य यानी कि सच, ट्रुथ, अस्त्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जैनिज्म के प्रिंसिपल्स है। और इसी मौके पे मोदी जी ने एक 100 रुपये का कॉइन भी रिलीज किया है, कॉमेमोरेटिव कॉइन जो हम कहते हैं, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में मिंट किया गया है और जो कि 35 ग्राम का है। और जो इस कॉइन की रिवर्स साइड है उस पे इमेज है नालंदा पावापुरी जल मंदिर की। किसकी? नालंदा पावापुरी जल मंदिर। तो ये याद रखो। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। तो सानी इंडिया एक कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है SKT 105E। SKT 105E एक माइनिंग ट्रक है। क्या है? माइनिंग ट्रक है। एग्जाम में पूछ सकता है क्या है, कौन सी कंपनी है, तो आप बता देना। सानी इंडिया ने माइनिंग ट्रक लॉन्च किया है जिसका नाम है SKT 105E। और ये इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड फुली इलेक्ट्रिक, कौन सा? फुली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक है। और जो 70 टन तक की कैपेसिटी का लोड उठा सकता है, ये ट्रक है। देख लो। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, कहां पर? ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट कहां पर है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और एक्सरसाइज का नाम क्या है? ये एक्सरसाइज है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर, जिसको हम एक्सपोल भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पूर्वी लहर एक्सरसाइज किसने की है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी, तो याद रखना नेवी ने की है। कहां पर की है? ईस्ट कोस्ट पे की है। नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अभी तक हमारे हरि कुमार जी थे जो कि 25th नेवल चीफ थे। अब हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया जाएगा जो कि 26th चीफ होंगे। ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेवी कब फाउंड की गई थी? 1950 में नेवी फाउंड की थी। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। यहाँ पर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके हमारे मिनिस्टर कौन है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन, किस चीज की? लिंक करने की आभा आईडी को किस चीज से? CGHS आईडी से। ये बेसिकली दोनों मेडिकल आईडी है। तो आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, और CGHS को हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इन दोनों को लिंक करने की एक एक्सटेंशन कर दी गई है। कितना? 120 डेज। हो सकता है एग्जाम में कितने दिन या फिर कितने महीने, तो 120 डेज यानी कि 4 मंथ। कब से? 30 जून 2024 से। तो ये हमारा याद रखना। तो 30 जून 2024 से एक्सटेंड कर दी जाएगी, अभी से नहीं, 30 जून 2024 से। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 30 जून 2024 से एक्सटेंड की जाएगी। और साथ ही साथ में अगर किसी को आभा आईडी बनानी है तो उसकी भी डेडलाइन है, कितने दिन की? 90 डेज की, यानी कि 3 महीने की, जो कि शुरू होगी सेम डेट से, 30 जून 2024 से। तो देखो यहाँ पर कटप्पा जो है हमारा वो डोरेमोन ये है। यानी कि मान लो कि कटप्पा के पास जो उसकी CGHS आईडी है उसमें इसमें इसका नाम कटप्पा है और आभा आईडी में इसका नाम डोरेमोन है। तो इनका मिसमैच ना हो और एक ही इंसान की दोनों आईडी हो, इनको लिंक कर दिया जाए, इनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड एक डेटा में डाल दिया जाए, इसलिए ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। तो IIT मद्रास ने, देखो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्या? मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि मशीनों की जो प्रोसेस होती है कि वो ठीक तरह से काम करती है या फिर नहीं करती, उसको चेक करने के लिए होता है, जो भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस है। तो IIT मद्रास का इनिशिएटिव है अन्नई वरकुम IITM फॉर ऑल, ये इनिशिएटिव है। तो याद रखना कि IIT मद्रास है जिन्होंने इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी लॉन्च किया है। और इनका इनिशिएटिव है अन्नई वरकुम IITM। और इसमें क्या करेंगे? ये अफोर्डेबल और क्वालिटी कैलिब्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि टेस्ट करेगा, जो कि मतलब हेल्प करेगा टेस्ट एंड मेंटेन मेडिकल डिवाइसेस। और ये जो इनका इनिशिएटिव है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग
के साथ अलाइन करता है, यानी कि इसके साथ मैच करता है। और टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये भी याद रखो, जिनका टारगेट 2030 तक का है। फाइन, अब चलते हैं आगे सॉरी। तो नाइन्थ न्यूज है, देखो इंडियन नेवी ने पूर्वी लहर यानी कि एक्सपोल कंडक्ट की थी ईस्ट कोस्ट विशाखापट्टनम में। इंडियन आर्मी ने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, कौन सी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम, जो कि कहाँ की है, सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया, कहाँ पर है, सिक्किम में है, 17,000 फीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आने के चांसेस है तो 17,000 फीट पे काफी बच्चे लद्दाख वगैरह करके आते हैं, तो लद्दाख नहीं है, याद रखना सिक्किम है ये। क्या है, सिक्किम। सिक्किम पे 17,000 फीट की ऊंचाई पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और कौन सी कोप्स ने कंडक्ट की है, इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति, त्रिशक्ति कोप्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने कंडक्ट की है। और इनका एम था एक मिसाइल एक टैंक, यानी कि मिसाइल मिस, जो मिसाइल है उसका टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, एक टैंक के लिए एक मिसाइल ही देनी है हमको, और उसी मिसाइल से हमको टैंक उड़ाना है दुश्मन का। तो ये इनका इनिशिएटिव था, इनका एम है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। और इन्होंने नवरत्न ग्रांट किया है किस चीज को, देखो जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएसईज जो होती है, वो तीन कैटेगरी में बेसिकली होती है मेनली, एक महारत्न, नवरत्न एंड मिनीरत्न। और मिनीरत्न में भी दो कैटेगरी होती है, मिनीरत्न 1 एंड मिनीरत्न 2। तो इस कंपनी को, यानी कि जो हमारी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी है, ये पहले मिनीरत्न कैटेगरी 1 में, कैटेगरी ए कंपनी है। तो मिनी रत्न 1 में कैटेगरी ए कंपनी थी, इसको डाल दिया गया है नवरत्न स्टेटस पे, या फिर नवरत्न कैटेगरी में हम कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और टोटल हमारी अभी तक 19 नवरत्न कंपनी हो चुकी है अप्रैल लास्ट तक, तो ये भी याद रखना इसको मिला के। तो एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो कितना है, 1000 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितना है, 490 करोड़। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्या था, ये था कि किस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट ने नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया है किस कंपनी को, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 75% स्टेक या शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये याद रखना। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी किसके अंतर्गत आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है, और इनके मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। ओके, अब हम बात करते हैं नवरत्न क्या होता है, तो ध्यान से देखो। तो नवरत्न के लिए बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी कंपनी मिनी रत्न 1 में शेड्यूल ए होनी चाहिए, ठीक है, मिनी रत्न 1 में शेड्यूल ए होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसको या तो एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड स्कोर मिलना चाहिए किसी भी MOU रेटिंग में 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि मान लो कि अगर हम 2024 की बात करें, तो 2019 से लेकर 2024 तक अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ प्रोजेक्ट को अप्लाई किया है या उसको एग्जीक्यूट किया है, तो उस कोलैबोरेशन में MOU के अंदर उस एक पर्टिकुलर सीपीएससी कंपनी को वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट स्कोर मिलना चाहिए किन्हीं भी 3 सालों में, इन 5 सालों के अंतर्गत। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो इसका टोटल स्कोर है, कंपोजिट स्कोर, वो 60 से ऊपर होना चाहिए। और कितने इंडिकेटर्स है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे सकता है कि कितने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं फॉर द क्राइटेरिया ऑफ नवरत्न कंपनी। तो 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अब तीसरी कंडीशन है कि हाँ, अब जब एक कंपनी नवरत्न बन सकती है, बन जाती है, तो वो 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, खुद की मर्जी से, या फिर साथ ही साथ में ये 30% तक इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि 1000 करोड़ के अंतर्गत होना चाहिए, और वो भी एनुअली, ठीक है, ये याद रखना बस। और अप्रैल लास्ट में अभी तक टोटल 19 नवरत्न कंपनी बन चुकी है। अब ये कंपनी नवरत्न बनी है तो इनके चेयरमैन एंड MD का जानना इंपॉर्टेंट है। तो यू श्रवणन इनके चेयरमैन एंड MD है, किसके, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के, यू श्रवणन, ये याद रखो। और कंपनी कहां पर है, हेडक्वार्टर नोएडा की कंपनी है ये। अब देखो, हमने भी बात की नवरत्न कंपनी की, अब हम बात करते हैं महारत्न कंपनी की।
तो मारुति कंपनी के लिए सबसे पहले तो किसी कंपनी को नवरत्न होना चाहिए, ठीक है, नवरत्न होना चाहिए। उसके साथ साथ वो जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज किसके अंतर्गत आता है? सेबी के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो कंपनी है जिसको मारुति बनाया जा रहा है, उसकी एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 10,000 करोड़ होनी चाहिए। कितने साल के लिए? 3 सालों के लिए। या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का होना चाहिए 20,000 करोड़ लगातार 3 सालों के लिए। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। और साथ ही साथ में उसका जो ये तो बात थी एनुअल नेटवर्थ की या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर की। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो उस कंपनी का जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है टैक्स के बाद, किसके बाद? आफ्टर टैक्स, वो 2,500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो भी लगातार, यानी कि लगातार 3 सालों के लिए, लगातार कंसेक्यूटिवली फॉर 3 इयर्स। और साथ ही साथ जब कोई कंपनी मारुति बन जाती है तो ये 15% तक की इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से कर सकते हैं। और साथ में ये जो कंपनी है इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, यानी कि इनकी इंटरनेशनल जो कंट्रियां है वहां भी इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। कौन कौन सी कंपनी मारुति है, इनके नाम याद रखो। भेल, गेल, सेल, ठीक है। देन भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इनको याद रखो। देन कोल इंडिया, देन ओएनजीसी, एनटीपीसी, आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और पावर ग्रिड। तो ये आपको 13 की 13 याद होनी चाहिए एकदम जबान पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी 13 मारुति कंपनियां हैं, आपको पता ही है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब चलते आगे। ये कुछ क्राइटेरिया है मिनी रत्न कंपनी के। पहले देखो, सबसे ऊपर होती है मारुति कंपनी, सबसे ऊपर होती है मारुति कंपनी, फिर उसके नीचे आती है नवरत्न कंपनी, फिर आती है मिनी रत्न का कैटेगरी 1, फिर आती है मिनी रत्न का कैटेगरी 2। तो ये 4 टोटल क्राइटेरिया है किसके? सीपीएससी के, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो मनी रत्न 1 के लिए जो प्रॉफिट है वो उस कंपनी को लगातार 3 साल के लिए प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। और प्री टैक्स प्रॉफिट यानी कि टैक्स कटने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए इन एटलीस्ट 1 of 3 years, किसी भी एक साल में, 3 साल में से। और एट प्रेजेंट लगभग 60 कंपनियां हैं जो कि मनी रत्न 1 के अंदर आती है। मनी रत्न 2 के अंदर जो है वो लगातार प्रॉफिट होना चाहिए 3 सालों के लिए, और साथ में इसकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। बस इतना था इसके अंदर, इन दोनों में। और साथ ही साथ में कुछ कंडीशंस है कि जो भी कंपनीज सीपीएससीज है वो किसी भी डिफॉल्ट में नहीं आनी चाहिए, यानी कि अगर उन्होंने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो उसकी रिपेमेंट उन्होंने टाइम से की जानी चाहिए। अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो उसको इन क्राइटेरियाज में नहीं डाला जाएगा। और साथ में वो लाइक गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के बजट पे वो डिपेंड नहीं रहने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, इनको भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि क्या कंडीशन है सीपीएससीज के लिए फॉर द क्राइटेरिया ऑफ मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। अब हम चलते हैं आखिरी न्यूज पे आज की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और एक नवरत्न कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो। इसने आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, आईआईटी मंडी, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? जिसमें रिसर्च करेगा किस पे? सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन और क्वांटम टेक्नोलॉजी। बस इतना ध्यान रखो, ये न्यूज खत्म होगी आपकी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ये भी खत्म हो गया आपका। हमारी पूरी अप्रैल की नेशनल पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। हम पार्ट 2 कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम आरबीआई, बैंकिंग, ये सब डिस्कस करेंगे। और इसका अच्छे से रिवीजन करना, और इसकी नोट्स पीडीएफ ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो जो इसकी नोट्स पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी यहाँ पर। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @right approach_banking, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। फिर हमारा चैनल भी है जहां पर पीडीएफ, अपडेट्स वगैरह, वीडियोस के, लेक्चर्स की प्रोवाइड की जाती है टाइम टू टाइम। तो ये है @right approach_YouTube। तो याद रखना @right approach_banking।
@rightapproach_youtube, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। और इस पूरे लेक्चर की जो नोट्स पीडीएफ है, यहां लिख देता हूं मैं साइड में। सो इस पूरे लेक्चर की जो नोट्स पीडीएफ है, यानी कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल पे सेंड कर दी जाएगी। और जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ लेक्चर में, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अप्रैल फर्स्ट वीक की प्लस अप्रैल सेकंड वीक की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बेसिकली हमको अप्रैल फर्स्ट वीक की हिंदी मीडियम सेंड करनी है अभी, लेकिन आपको अप्रैल सेकंड वीक की हिंदी मीडियम भी मिल जाएगी। तो अप्रैल फर्स्ट वीक की और सेकंड वीक की इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स पीडीएफ सेंड की जा चुकी है। आप उसका प्रिंट आउट निकालो और लर्न करना शुरू करो और वहीं से रिवाइज करना शुरू करो। ये सारी नोट्स पीडीएफ, जितने भी नोट्स पीडीएफ है, वो सब नोट्स की फॉर्म में है, तो आपको खुद का टाइम खराब नहीं करना नोट्स को बनाने में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, बार बार रिवीजन करो, और जो भी मैं लेक्चर बनाता हूं उसको ध्यान से सुनने के बाद फिर आप पीडीएफ से रिवाइज करना, आपको बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा, प्लस कोई डाउट आपको नहीं रहेगा किसी भी न्यूज में, और बाकी कंपटीटर्स से बहुत अच्छा स्कोर करोगे क्योंकि आप न्यूज को समझने के बाद याद कर रहे हो। तो नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, आरबीआई, ये ऐसी कुछ न्यूज होती है जिसको समझने के बाद याद करना चाहिए। अगर डायरेक्टली रट्टा मारोगे तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप मिस कर दोगे, जो उसमें चीजें समझने वाली है। सो मिलेंगे आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम क्लोज करते हैं सेशन को आज। तो फ्यूचर ऑफिसर्स अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड सी यू सून, टेक केयर।